अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइडेंटिफिकेशन और इफ़ेक्ट्स ऑफ मल्टीकुलरिटी। कि अगर आपके डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलरिटी का इशू आ जाता है तो मल्टीकुलरिटी के इशू के आने की वजह से होता क्या है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपके डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलरिटी आ गई है तो इसकी वजह से आपका हाई आर स्केयर हो जाएगा। अब आर स्केयर का हाई होना तो बहुत अच्छी बात है कि जितना ज़्यादा हाई आर स्केयर हो उसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल उतना अच्छा बना हुआ है। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि आपके ज़्यादातर वेरिएबल्स जो हैं वो इनसिग्निफिकेंट होंगे। चंद एक वेरिएबल सिग्निफिकेंट हैं और उसके बावजूद भी आपका जो आर स्केयर है वो हाई है। तो यहाँ से फिर ये मसला बन जाता है कि वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट है। 5 टोटल आईवीज़ थे, 4 इनसिग्निफिकेंट हैं, 1 सिग्निफिकेंट है और आर स्केयर आपका 0.9 0.8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलरिटी थी जिसकी वजह से आर स्केयर हाई हो गया। दूसरा जो आइडेंटिफिकेशन या इफेक्ट ऑफ मल्टीकुलरिटी है वो जो बीटा कोफिशिएंट्स हैं विल नॉट बी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। बीटा कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि जो आपके पास OLS आपने रन किया है, AIDL रन किया, कोई भी इकोनोमेट्रिक्स मॉडल आपने रन किया हुआ है, तो उसमें जो बीटास की वैल्यूज़ आती हैं, जो बीटा के कोफिशिएंट हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर हमने एक मॉडल रन किया y इक्वल्स टू अल्फ़ा नाट प्लस अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे ये जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 है ये आपके पास कोफिशिएंट्स हैं। अब मल्टीकुलरिटी की वजह से ये जो कोफिशिएंट्स है ये इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, इनकी p वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और t वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सिग्निफिकेंट के लिए हम ये कहते हैं p वैल्यू शुड बी लेस दैन 0.05 या t वैल्यू अगर देख रहे हो तो t वैल्यू हम कहते हैं ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। तो रिजल्ट जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अब अगर आपके डाटा सेट के अंदर मल्टी का इशू था तो उसकी वजह से हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे स्टैटिस्टिकली। तो स्टैटिस्टिकली हमें कैसे पता चलता है सिग्निफिकेंट है? वो हम उन कोफिशिएंट्स की p और t वैल्यू को देख के बताते हैं। तो मल्टी की वजह से वो p और t वैल्यू हमें बताएंगी कि अब आपके रिजल्ट्स इनसिग्निफिकेंट हो गए। तीसरा जो रीज़न बनेगा आइडेंटिफिकेशन का या इफेक्ट्स का, बीटा कोफिशिएंट विल बी कंट्रेरी टू एक्सपेक्टेड प्रायर और डिज़ायर। कि अगर आप डाटा सेट के अंदर कोई एक मामूली सी चेंज करें, आप मे बी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएं, आप मे बी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को कम करें, एक लैग इंक्लूड कर रहे हैं, लैग एक्सक्लूड कर रहे हैं, या एक वेरिएबल कोई नया इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो एक छोटी सी माइनर चेंज की वजह से आपके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने जब पहले रिज़ल्ट रन किए आपका आर आया 0.8 और अब आपने सिर्फ एक वेरिएबल बीच में से एक्सक्लूड किया, आपका आर स्केयर चला गया 0.2 पे। तो 0.8 से 0.2 पे ये बहुत बड़ी चेंज है। इसी तरीके से जब आपने पहले रिज़ल्ट रन किया और आपके मॉडल के अंदर मिसाल के तौर पे 5 वेरिएबल थे, 5 में से 4 इनसिग्निफिकेंट थे, स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट थे, आपने एक वेरिएबल निकाला है, एक वेरिएबल के निकालने की वजह से चारों के चारों वेरिएबल हाईली सिग्निफिकेंट हो गए। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है एक सिर्फ हल्का सा वेरिएबल को चेंज करने की वजह से। तो जब आपके डाटा सेट के अंदर इस तरह का इशू हो कि आप एक वेरिएबल को निकालें या उसको एक्सक्लूड करें या इंक्लूड करें और उसकी वजह से आपके ओवरऑल सारे रिजल्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलरिटी थी और उसकी वजह से ऐसा हुआ। फिर जब आपके डाटा सेट के अंदर मल्टीकुलरिटी होगी तो उसकी वजह से जो आपके स्टैंडर्ड एरर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब जब आपका स्टैंडर्ड एरर बहुत ज़्यादा आएगा तो इसकी वजह से टी वैल्यूज इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी, क्योंकि टी वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना टी की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। तो ये जो हम टी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, टी कैसे कैलकुलेट करते हैं? टी की कैलकुलेशन का फार्मूला होता है कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो अगर आपका स्टैंडर्ड एरर बढ़ेगा तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब टी की वैल्यू स्मॉलर होती चली जाएगी और टी की वैल्यू अगर लेस दैन 2 हो जाए तो हम कहते हैं हमारे रिजल्ट्स क्या हैं? इनसिग्निफिकेंट हैं। तो हाई स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। फिर ये इसी से रिलेट करता है स्मॉल टी स्टैटिस्टिक्स एंड पी वैल्यू। अगर आपकी टी वैल्यू जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी उतना ही आपके रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट है, और पी वैल्यू जितना आपकी हाई होगी उतना ही रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट होंगे और मोर लाइकली टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और मल्टीकुलरिटी के केस में आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। और नल हाइपोथेसिस यानी कि आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नल हाइपोथेसिस अगर इस मॉडल की लूँ तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ये है
कि x1 इज़ नॉट अफेक्टिंग y, कि हमारा ये वाला IV हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये हमारे लिए कोई एक अच्छी बात नहीं है। तो अगर हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका मतलब वो हमारे फेवर में नहीं गया। और लास्ट में ये है कि रिमूविंग और एडिंग आर रिग्रेसिव का सब्सटेंशियल चेंजेस टू द मॉडल। ये बात भी पहले डिस्कस हो चुकी है कि एक वेरिएबल आप एक्सक्लूड करते हैं या इंक्लूड करते हैं तो उसकी वजह से आपके ओवरऑल सारे के सारे रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके डाटा सेट के अंदर मल्टी का इशू था जिसकी वजह से ये सारे हो रहा था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपके डाटा सेट के अंदर मल्टी आती है तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।